सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के टर्म 2 के एग्जाम में ज्योग्राफी यानी भूगोल के आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है, जो कि 20 जून का आप लोगों की परीक्षा होने वाला है। 20 जून यानी सोमवार में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर इस वीडियो में करेंगे भूगोल के, ठीक है। जैसे कि अब पहला प्रश्न है 1 नंबर कि लाल मिट्टी के लाल रंग के क्या कारण है। देखिए लाल मिट्टी लाल रंग के क्यों होते हैं, तो देखिए लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है, लाल मिट्टी में पाया जाता है ऑक्सीजन, तो या लोहा, ऑक्सीजन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, तो लोहा यानी आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। तो लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा काफ़ी अधिक होती है जो इसके रंग का कारण है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड लाल भूरे रंग का होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम बताइए। तो उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचान रखता है और उसके भूभाग में एकरूपता हो, उपमहाद्वीप कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में नेपाल है, भूटान है और पूर्व में बांग्लादेश है और मध्य में भारत भी सम्मिलित है। तो ये मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में ये सब देश सम्मिलित है। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है। जैसे कि प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय मानसून की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो भारतीय मानसून की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है कि बादलहीन आकाश, बढ़िया मौसम, आर्द्रता की कमी और उत्तरी हवाएं, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के 3 कारण बताइए। तो भारतीय नदी के प्रदूषित होने के बहुत सारे कारण हैं जो कि आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं कि औद्योगिक अपशिष्ट का आना, घर के मतलब जो घर के गंदा पानी है, नदी के मतलब नदी के द्वारा, नाले के द्वारा मतलब नदियों तक पहुंचाना, इस तरीके से मतलब भारतीय नदी प्रदूषित होते जा रहे हैं। तो 3 कारण उनमें से हमने लिखे कि भारतीय नदी के प्रदूषण होने के 3 कारण निम्नलिखित है। 1 नंबर है कि औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक मिश्रण और भारी धातुओं को पानी में छोड़ दिया जाता है। 2 नंबर है कृषि अपशिष्ट, रासायनिक उर्वरक और कृषि में इस्तेमाल किए गए कीटनाशक नदी के जल को दूषित करते हैं। 3 नंबर है नदी में प्रभावित किए गए घरों से निकलने वाले घरेलू अपशिष्ट और गंदी नदी नाले में प्रदूषण स्तर को बढ़ा देते हैं। अब अगला प्रश्न है 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है। देखिए साधारणतः क्या होता है कि वर्षा गर्मी के मौसम में होता है, लेकिन तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। क्यों होती है ऐसी कि तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। सर्दियों के समय देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के ज़्यादातर इलाकों में शुष्क मौसम होता है। तमिलनाडु का तट अधिकतम वर्षा इन्हीं पवनों से प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ पवन से समुद्र से स्थल की तरह बहती है। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। तो हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति केंद्रीय है। भारत की इस स्थिति को प्राचीन काल से लाभ मिलता रहा है। इस स्थिति मतलब लाभ क्या मिल रहा है, देखिए इस स्थिति के कारण भारत के जल मार्ग द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों तक पहुंचा जा सकता था। इसलिए हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि पश्चिम तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है। तो पश्चिम तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है, तो भारत के पश्चिमी भाग में बहने वाली नदियों की ढाल काफ़ी तीव्र है, इसलिए ये डाल नहीं ये ढाल है, इसलिए ये नदी अपने मुहाने पर अनेक भागों में ना बहकर एक भाग में बहती है, अर्थात ये नदियाँ डेल्टा ना बनाकर ज्वारनदत्त मुख बनाती है, इसलिए पश्चिम तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर है जो कि बहुत से आसान सा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण एवं इस समस्या से निपटने के उपाय बताइए। मृदा अपरदन क्या होता है, जो मिट्टी का जो बहाव होते हैं पानी के द्वारा, उसी है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन के कारण क्या है कि अधिक से अधिक पेड़ कटाई हो जा रहा है। जैसे अगर पेड़ रहेगा तो जो जड़ रहेगा वो मिट्टी को जकड़े रहेगा। उसके बाद जैसे वन में आग लगना है, बहुत सारे कारण है, सिंचाई में त्रुटिपूर्ण विधियाँ। तो मृदा अपरदन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। 1 नंबर है कि वृक्षों का अविवेकपूर्ण कटाव, 2 में वानस्पतिक फैलाव का घटना, 3 में वनों में आग लगना, 4 नंबर है कि भूमि का बंजर या खाली छोड़कर जल और वायु अपरदन के लिए प्रेरित करना। देखिए अगर भूमि के बंजर छोड़ देंगे तो पर भी उस भूमि का मतलब धीरे धीरे मृदा का बहाव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधा नहीं होगा, मिट्टी पेड़ पौधे के जड़ों के द्वारा जकड़े नहीं रहेगा। 5 नंबर की मृदा अपरदन को त्वरित करने वाले फसलों को उगाना। 6 नंबर त्रुटि फसल चक्र अपनाना। फिर ढलान की दिशा में कृषि कार्य करना, मतलब जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में मतलब जैसे खेत की जुताई करना।
फिर है सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधि अपनाएं। ये हुआ मृदा अपरदन के कारण। ऐसे हम लोग छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तो मृदा अपरदन के रोकने का उपाय है कि अधिक से अधिक फसल उगाना। फसल उगाएंगे तो और पेड़ पौधा उगेगा और जो मिट्टी को मतलब जकड़े रखेगा। फिर अधिक अधिक चढ़ाई, ये चढ़ाई नहीं है, ये चढ़ाई है, ठीक है। जो चराई होता है ना, कि जो पशुओं के द्वारा चराई किया जाता है, तो चराई को रोकना। पेड़ों को काटने का काम करना तथा काटे गए पेड़ों के स्थान पर अधिक पेड़ उगाना। मिट्टी की उपजा शक्ति को बनाए रखना तथा फसल उगाना। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, व्याख्या करिए। तो देखिए, भारतीय किसान के लिए मानसून क्यों जुआ है? तो मानसून जुआ इसलिए है कि देखिए, भारत में वर्षा मतलब वर्षा की कोई गारंटी नहीं, कभी ज़्यादा वर्षा हो जाती है, कभी कम वर्षा हो जाती है। उस कारण से किसान की फसल नष्ट भी हो जाती है। तो इसलिए मतलब ये क्या है, एक मतलब बोल सकते हैं कि भगवान भर से छोड़ देते हैं। तो इसलिए भारत की मानसून बोल सकते हैं कि एक प्रकार का जुआ है। तो भारत देखिए, उत्तर क्या है कि भारत में कृषि मानसून वर्षा पर अधिक निर्भर है। जिस वर्ष बरसात पर्याप्त, नियमित एवं समय पर हो जाती है, उस वर्ष किसान की फसल की पैदावार अच्छा होती है। जिस वर्ष बरसात अधिक होती है, अच्छी होती है, उस वर्ष फसल की पैदावार अधिक होती है। किंतु जब वर्षा कम होती है या समय पर नहीं होती है, तो किसान की फसल नष्ट हो जाती है। इस दृष्टि से भारत में मानसून को किसान का जुआ कहा जाता है। दूसरी ओर यह भी देख सकते हैं कि वास्तव में मानसून वर्षा की प्रकृति इस प्रकार की है जिसे देख के इससे होने वाले लाभ को निश्चित नहीं किया जा सकता, लाभ हानि को निश्चित नहीं किया जा सकता कि ये जो फसल उगा रहे हैं इससे हमें लाभ ही मिलेगा, तो ये निश्चित नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से वर्षा असमान होते, वितरण, अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा अल्प अवधि में अधिक वर्षा आदि लक्षणों के कारण इसे किसान की फसल की दृष्टि से एक जुआ माना जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के विशाल मैदान को उच्चावच की भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत कर उनका संक्षिप्त करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि उच्चावच के दृष्टिकोण से भारतीय विशाल मैदान को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। एक है कि उच्च मैदान या पश्चिमोत्तर मैदान, 2 नंबर है गंगा का मैदान और 3 नंबर है निम्न गंगा मैदान। तो 3 भागों में बांटा गया है उच्चावच क्षेत्र के आधार पर इसमें मैदान को, ठीक है। तो एक एक देखेंगे सबको। 1 नंबर की उच्चावच मैदान या पश्चिमोत्तर मैदान, इसमें क्या है कि इसका विस्तार पंजाब में है, हरियाणा में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जो उच्च मैदान है। इसमें और ऊपर का भाग आता है। इसके औसत ऊंचाई 500 मीटर है। पश्चिमी भाग की ढाल, ये ढाल है और दक्षिण पश्चिम दिशा में है, जबकि पूर्वी भाग की ढाल दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व दिशा में है। ये पुराने बनाते हैं। इस पर मैन जोलर से इसमें बजरी या कक्कर पत्थर की बहुता होती है, ठीक है। मतलब ये पुराने जोलर मृदा है और इसमें कक्कर पत्थर की बहुतायत मात्रा होती है। अगला है कि गंगा का मध्य मैदान, इसका विस्तार इलाहाबाद से फरक्का तक उत्तर प्रदेश के, फिर भी है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में है। औसत इसमें औसत जो है यहाँ पे औसत ढाल है दक्षिण पूर्व दिशा में 15 डिग्री के लगभग है। इसकी औसत ऊंचाई 100 से 500 मीटर है। अगला है 3 नंबर कौन सा मैदान की निम्न गंगा मैदान। तो निम्न गंगा मैदान क्या है कि इसके विस्तार फरक्का में हिंद महासागर तक है। ढाल दक्षिण पूर्व से दक्षिण दिशा की हो जाती है, जो 15 डिग्री से भी कम है। इसकी औसत ऊंचाई 30 से 100 मीटर के बीच है। इस मैदान के बाद की वर्षा से प्रतिवर्ष यह खादर मिट्टी जमा हो जाती है, जो कि उपजाऊ होती है, ठीक है। तो ये था ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर जो कि टर्म 2 की एग्जाम क्लास 11 की होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में अगर कोई नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कल जैसे कि 20 जून को आप लोगों का परीक्षा है, तो एग्जाम के लिए आप लोगों को सभी को ऑल द बेस्ट।